हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। हमने पिछले क्लास में देखा है कि अगर Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पर रखा हो और मीडियम कैसा हो, मीडियम जो है मीडियम मतलब माध्यम जो है, इनको कहाँ रखा जाए, वायु या निर्वात में। तो इसे हम तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को हम किससे निकाल सकते हैं? उस फोर्स को हम निकाल सकते हैं किससे? कूलाम के नियम से। और कूलाम के नियम से क्या होता है? फॉर्मूला इसका F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है कूलाम के नियम से ये होता है, लेकिन हमने कल पढ़ा कि F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये वेक्टर है ना। जब हमने कूलाम्स लॉ को सदिश वेक्टर के रूप में देखा तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R21 कैप। इस प्रकार हमने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को कल जो है निकालना सीखा था कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मान लो कि Q1 Q2 और Q3 तीन जो है बिंदु आवेश हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F, उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो उसे हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। मतलब
अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, कि Q1 जो है Q2 और Q3, Q1 पर Q2 Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के नियमानुसार कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस नियमानुसार कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित जो कुल बल है वो अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। हम इसे ही देखने वाले हैं कि ये जो है अध्यारोपण का सिद्धांत इसे किस प्रकार से सेटिस्फाई करता है। मान लो कि एक निकाय में Q1 Q2 Q3 क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मीन्स बिंदु आवेश। है और ये किस प्रकार है, एक डायग्राम है।
ये क्या है, ये ओ है जो मूल बिंदु है। यहाँ से R3 वेक्टर पर क्या रखा है, Q3 चार्ज रखा है। R1 वेक्टर है ये, इस डिस्टेंस पर Q1 चार्ज रखा है, और ये जो है R2 वेक्टर है, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा है। यहाँ पर दिया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर जो है R21 यूनिट वेक्टर है। ठीक है, Q2 द्वारा Q1 पर जो आरोपित बल होगा वो इस साइड जाएगा। ठीक, और इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर। ठीक है, और इस Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित जो बल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, F ये क्या हो जाएगा, F13 वेक्टर। जो Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल होगा वो क्या होगा, F13 वेक्टर होगा, और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, F1 वेक्टर होगा। ये क्या है, Q है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे तीन जो है पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3। यहाँ से R3 डिस्टेंस पर Q3 चार्ज रखा है, R1 डिस्टेंस पर Q1, और R2 जो है वो R2 डिस्टेंस पर Q2 जो है पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित जो फोर्स होगा वो इस साइड लगेगा, ये होगा वेक्टर F12 वेक्टर, और Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F13 वेक्टर होगा, और इन दोनों का जो है वेक्टर जो योग होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, F1। Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F क्या है, F12 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 का कैप।
ये होगा, ठीक है। इसे किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया है कि इसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F13 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 डॉट Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर मॉड का स्क्वायर अपॉन R13 का कैप। ठीक है, कुछ इस प्रकार से निकलेगा। अब हमने यहाँ स्टेटमेंट में पढ़ा था कि कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आवेशित कुल बल जो है, कुल बल मतलब इन दोनों के द्वारा जो है Q1 पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो क्या होगा, वो होगा कि अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब ये है कि Q1 और Q3, Q2 जो है, Q2 और एक मिनट, आवेश Q2 और Q3 ये दोनों आवेशों के कारण Q1 पर कुल जो बल है, कुल बल मान लो क्या है, F1 वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है F21 प्लस F13 वेक्टर। क्लियर। Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या है, F12 वेक्टर। Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F13 का वेक्टर। तो Q2 और Q3 दोनों आवेशों के कारण Q1 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F1 वेक्टर इक्वल दोनों का सदिश योग होगा। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R12 का कैप प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q3 अपॉन R13 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। ये R जो है R12 का कैप, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कूलॉम्स लॉ है उसको हम वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं।
ये वहीं से है लाया गया है। ये तो हमने फाइंड कर लिया कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, वो किसी एक बिंदु आवेश पर कुल कितना फोर्स लगाता है, ये तो हमने निकाल लिया। इसी प्रकार अगर बहुत बहुत सारे जो आवेश हैं उनके द्वारा Q1 पर लगने वाले बल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मान लो कि क्या है N, मान लो क्या है आवेश जो है निकाय में जो आवेश है वो क्या है Q1 है। क्या है आवेश में निकाय में Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 डैश 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 Q1 क्या है, किसी निकाय में जो है Q1 Q2 Q3 Q4 से जो है Qn तक क्या है पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज है। तो Q1 पर अन्य बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित बल क्या हो जाएगा। तो Q1 पर अन्य बिंदु आवेशों द्वारा, अन्य बिंदु आवेश क्या है, तो अन्य जो बिंदु आवेश वो हो जाएंगे Q2 Q3 Q4 द्वारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं Q2 Q3 Q4 डैश 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 Q1 द्वारा आरोपित बल क्रमशः क्या हो जाएंगे, इनकी सदिश योग के बराबर होगा। मान लीजिए कि Q1 का जो है उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो है F1 वेक्टर, तो इन सब के द्वारा लगने वाला क्या हो जाएगा 1 2 वेक्टर प्लस 1 3 वेक्टर प्लस F1 4 वेक्टर प्लस डैश 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 डैश, ये कहाँ तक जाएगा प्लस F1n वेक्टर तक। क्लियर है। इसको हम क्या दे देते हैं, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम सदिश जो रूप में है वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो सब में कॉमन आएगा तो इसको हम कॉमन को बाहर लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इनटू R12 का कैप। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मॉड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर। ठीक है,
ये क्या हुआ, ये F1 के लिए हुआ, F12 वेक्टर के लिए। उसी प्रकार ये हो जाएगा F13 के लिए 1 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। इसी प्रकार ये हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R14 का कैप। ये जो है बढ़ते बढ़ते जाएगा, प्लस F1n के लिए क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसे लिखना चाहे तो सभी में जो है Q1 कॉमन है। यहाँ भी देखें तो Q1 है, यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q1 है, और यहाँ भी Q1 है। तो हम Q1 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हुआ Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। फिर यहाँ पे लग जाएगा समेसन i इक्वल 2 से n तक। यहाँ पे देखो कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, n तक। तो हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल समेसन i इक्वल 2 से n तक, और यहाँ पे हो जाएगा qi, क्योंकि i का जो वैल्यू है वो 2 से n तक जा रहा है, तो qi, और यहाँ पे हो जाएगा r1 i का स्क्वायर इंटू R1 i का स्क्वायर। ये 1 है और ये i है, ठीक है। क्लियर है? हम जो है इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू समेसन i इक्वल 1 से n तक, 1 से n तक नहीं, 2 से n तक, क्या हो जाएगा, 2 से n तक। यहाँ पे हो जाएगा qi, और इसको हम लिख सकते हैं i माइनस R1 r जो है ri वेक्टर माइनस ri1 वेक्टर की पावर क्यूब इंटू r i माइनस R1 का वेक्टर, ये ब्रैकेट। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये ऐसा क्यों लिखा गया है, इसको हमने पिछली क्लास में देखा है। पिछली क्लास में जब हम कूलॉम्स लॉ का क्या देख रहे थे, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कौन सा, पोजीशन वेक्टर। इस वाले जो है टॉपिक में जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि इसे हम इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी प्रकार बिंदु आवेश Q2 पर, इसी प्रकार ये Q1 के लिए था,
ठीक इसी प्रकार हम जो है Q2 आवेश पर जो Q1 है, मतलब जो भी आवेश है Q2 पर जो आवेश है, मतलब इसी प्रकार Q2 पर लगने वाले कुल बल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। Q2 पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 का वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, Q1, यहाँ से Q1 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेसन I इक्वल 1 I नॉट टू इक्वल 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, I इक्वल 1 से n तक हो जाएगा, QI अपॉन RI माइनस R2 वेक्टर मॉड के पावर क्यूब इंटू RI वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी प्रकार जिस प्रकार हम Q1 आवेश पर जो Q2, Q3, Q4, Qn तक जो सभी आवेशों के द्वारा Q1 पर लगने वाले फोर्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी प्रकार Q2 पर अन्य आवेशों के द्वारा जो आरोपित बल है उसको हम इस प्रकार से क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हमारा अगला टॉपिक है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना comparison between electrostatic force and gravitational force।
दो आवेशित कणों के मध्य कार्य करने वाला स्थिर विद्युत बल उनके मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो आवेशित जो कण हैं उनके मध्य कार्य करने वाला जो स्थिर विद्युत बल है वो उनके मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। मतलब ये कि जो स्थिर विद्युत बल है जो है उनके मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। ठीक है। हम इसी स्टेटमेंट को आगे जो है प्रूव करने वाले हैं कि ऐसा होता ही क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से हमेशा अधिक होता है। इसी को ही आगे हम क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। स्थिर विद्युत बल की गणना पहले हम स्थिर विद्युत बल की गणना करेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण जो है बल की गणना करेंगे और देखेंगे इनमें से जो बड़ा कौन है। तो स्थिर विद्युत बल की गणना किस पर करेंगे? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश QE इक्वल क्या होता है? QE इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक। और प्रोटॉन पर आवेश QP इक्वल क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रखा गया है और यहाँ पर जो है प्रोटॉन जो है दो बिंदु आवेश जो है इस प्रकार r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इन दोनों के मध्य जो है, और इन दोनों को कहाँ रखा गया है? इलेक्ट्रॉन को
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव रहता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या है आवेशित है। ये क्या है, दो कण हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इन दोनों को कहाँ रखा गया है, इन दोनों को वायु या निर्वात में रखा गया है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो हम इसे जो है कूलाम के नियम से क्या लिख सकते हैं हम, तो इसे हम कूलाम के नियम से लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है F इक्वल क्या हो जाएगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। तो Q1 में क्या है, Q1 की जगह Q इलेक्ट्रॉन का है और आवेश जो है ये QP प्रोटॉन का है अपॉन R का स्क्वायर, अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कि F इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल जो F है वो क्या होगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, और ये Q जो प्रोटॉन पर जा है चार्ज है वो होगा QP अपॉन डिस्टेंस क्या होगा R स्क्वायर, ठीक है। हमने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है और चार्ज जो प्रोटॉन का है उनका दोनों का इंटू अपॉन R का स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, इसको हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसमें रख देंगे कि 9 × 10⁹ इंटू यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये जो है प्रोटॉन का आवेश होता है अपॉन क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं कि क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक। फिर हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, गुरुत्वाकर्षण बल की गणना। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है द्रव्यमान, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है m क्या बताता है मास को, और E क्या बताता है इलेक्ट्रॉन के मास को। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9 × 1 × 10⁻30 kg किलोग्राम। इसी प्रकार जो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है mp इक्वल, mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है, ये होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है
बीज लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो F इक्वल हो जाएगा, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ये क्या ऐसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, F और नीचे G। तो F G इक्वल होता है G इंटू एम ई इंटू एम पी अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ जो कैपिटल जी है वो क्या है, ये जो है गुरुत्वीकर्षण का जो है कांस्टेंट है, ठीक है, गुरुत्वीकर्षण क्या है, नियतांक है। और एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, एम पी जो है प्रोटॉन का मास है, अपॉन आर का स्क्वायर उनकी डिस्टेंस का, आर जो है डिस्टेंस को शो करता है। तो जी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, हमने इलेक्ट्रॉन का देखा है कि जो है क्या होता है, उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन ये क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी से। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। और वो जो था ये क्या था, ये था फोर्स जो था, ये फोर्स है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो एफ जो होगा एफ ही हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम समीकरण 1 और 2 को जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, तो यहां से जो है वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल, जो है नीचे का जो आर स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो जाएगा पहले इक्वेशन से, और दूसरे इक्वेशन से आर वन का स्क्वायर आर जो है उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और डिवाइड बाय में आ जाएगा ये वैल्यू जो है 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है, ये क्या होगा, ये वैल्यू आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो है वैल्यू आएगा, जहां से इसको जो है इस साइड ला लेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है, यहाँ पे हो जाएगा इनटू में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या होता है 2.27 इंटू 10⁻39 माइनस नहीं रहेगा ना, इंटू क्या हो जाएगा एफ जी। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 क्या है, गुना बड़ा है। हम इसको लिख सकते हैं कि जो है एफ ई
इक्वल 10⁻39 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ा था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो था ये एक इलेक्ट्रॉन और जो है एक प्रोटॉन के बीच जो था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि अगर यहाँ पर भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन चार्ज है, और यहाँ पर भी क्या है, प्रोटॉन है, तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिवाइड बाय इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। हम यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज जो होगा, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन जो होता है आर स्क्वायर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻27। इसे दो बार क्यों लिखा गया है, इसे जो है दो बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोटॉन को कितने बार लिया है, प्रोटॉन को दो बार लिया, इसलिए यहाँ पे जो है प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन दो बार होगा। और ये जो है प्रोटॉन का जो है चार्ज है, प्रोटॉन का, और ये भी जो है प्रोटॉन का चार्ज है, क्योंकि हम दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.24 इंटू 10⁻36। यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10⁻36 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, बड़ा है। अभी भी वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। ये तो था कि दो प्रोटॉन है तब। अब देखते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तब क्या होता है। यहाँ पर भी अगर हम ई रख दें और यहाँ पे भी ई रख दें, या क्या होगा, दोनों निगेटिव चार्ज होगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर होगा। अगर दोनों निगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 6 इंटू 67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 पॉइंट नहीं, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। फिर एक बार और इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है वैल्यू आएगा 4.17 इंटू 10⁻42। यहाँ से भी जो है
इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 10⁻42 गुना बड़ा है या स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये भी यहाँ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में क्या है, अत्यधिक रहता है। हमने पहले ही स्टेटमेंट में पढ़ा था, उसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, सेटिस्फाई किया। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे दो प्रोटॉन के बीच भी सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे देखा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन लेते हैं तो भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्रूफ हो रहा है। क्या करता है, प्रूफ कर रहा है। यहाँ भी प्रूफ, और यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। स्थिर विद्युत बल और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पहले इन दोनों में समानता क्या क्या है वो देख लेते हैं। समानता पहला है कि ये जो है विक्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है किसका पालन करता है, विक्रम वर्ग का पालन करता है। इसी प्रकार जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है विक्रम वर्ग का पालन करता है। दूसरा है, यह बल जो है निर्वात में भी लगता है। यह बल कहाँ लगता है, यह बल निर्वात निर्वात में लगता है, और ये बल भी कहाँ लगता है, निर्वात। निर्वात क्या बताता है, ये जो निर्वात जो है वो मीडियम बता रहा है ना, मीडियम कि दो आवेशों की को कहाँ पे रखा गया है। तो ये निर्वात पे रखा गया है या वायु में रखा गया है, तब दोनों का जो है सेम रहता है। दोनों को क्या कर सकते हैं, निर्वात में रख के जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी। यह क्या है, एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब है कि ये जो है कार्य पथ पर जो है निर्भर करता है। निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है, यह भी एक क्या है, संरक्षी बल है। पॉइंट नंबर 3,
जो है यह भी संरक्षी बल है, ये भी जो है कार्य पर निर्भर करता है। फिर है पॉइंट नंबर 4, यह एक केंद्रीय बल है। यह कैसा बल है? यह एक केंद्रीय बल है। यह आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके अनुदिश कार्य करता है। कार्य करता है। ये भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी क्या है? ये भी केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल मतलब सेंट्रल फोर्स। ये भी क्या है? केंद्रीय बल है। और ये भी क्या करता है? जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये तो हो गया समानता। अब देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। असमानता, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि दो जो पिंड होते हैं वो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल हमेशा कैसा होता है? आकर्षण बल ही होता है। इसमें क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इसमें जो है प्रतिकर्षण बल नहीं होता। इसमें जो है प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, इसमें सिर्फ आकर्षण बल ही होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट 2, इन बलों का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? माध्यम, मतलब जो मीडियम है कि दो आवेशों को कहाँ पे रखा गया है, उनके बीच का मीडियम कैसा है, उस पर क्या करता है? निर्भर करता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट यह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। और ये क्या होता है? ये जो होता है दुर्बल बल होता है, दुर्बल फोर्स। यहाँ पर फोर्स कैसा होता है? यहाँ पर जो फोर्स होता है
वो प्रबल होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, दुर्बल होता है। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच क्या देखा, पहले तो सिमिलैरिटी देखा कि समानता क्या क्या है, और हमने लास्ट में देखा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।